ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी हमें नीचा दिखा रही थी, भारतीय जनता पार्टी हमें गुलामों की तरह रखना चाहती थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी, पहले शिवसेना का ही मुख्यमंत्री हुआ करता था, चाहे मनोहर जोशी हो चाहे नारायण राणे हो। ये तो महाराष्ट्र की जनता ने तय किया ना कि कौन बड़ा रहेगा और कौन छोटा रहेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोसना और आत्म मंथन नहीं करना, क्या ये सही पॉलिटिक्स है? नहीं, पॉलिटिक्स तो गलत है, लेकिन उनको समझाए कौन, इनको समझाए कौन? इसलिए मैं बार बार बोलता रहा हूं कि चंद्रबाबू क्या होगा, कहां है चंद्रबाबू नायडू, कहां है वो शरद यादव? इन्होंने कल जिक्र किया नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार छोड़कर गए थे ना, मोदी नहीं चाहिए। 2013-14 में एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार निकल गए थे और पूरा नुकसान, 112 एमएलए थे जब छोड़ गए थे, अब 37 एमएलए बचे हैं। तो कहां पहुंचे? बिल्कुल। नफरत कहां ले जाती है, इसका ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि जो एनडीए छोड़कर गए थे मोदी के खिलाफ, मोदी को गाली देते देते नीतीश निकल गए थे, वापस आ गए और आज कहां है? तो 47 पर है। मतलब 75 दुगुने एमएलए, 2/3 एमएलए उन्होंने गवाए इस नफरत के खेल में। दूसरे चंद्रबाबू है, वो 5 साल 4 साल एनडीए के साथ रहे, उनके सपोर्ट से आंध्र में चीफ मिनिस्टर 10 साल के बाद बने, आज कहां है आप देख सकते हो। तो शिवसेना का हर्ष क्या होने वाला है, मैं भविष्य बताने की जरूरत नहीं है, ये समय की बात है कि वो समय आने वाला है। और मुझे नहीं लगता बहुत दूर है, बीएमसी का चुनाव होने दो, इनको असलियत पता चलेगी। देखिए, एक बात आपको बता दूं, शिवसेना आज जिस मकाम पर है, मुंबई ठाणे से निकलकर शिवसेना महाराष्ट्र में भी फैली तो 85 के बाद में फैली, और 85 में शिवसेना बढ़ना शुरू हो गया तो जब उन्होंने बीएमसी मुंबई महापालिका अपने अकेले के ताकत पर जीत ली थी। इस वक्त अगर वो अकेले की ताकत पर हार गए तो वो शिवसेना फिर अपनी 80 के पहले जो जगह थी वहां पहुंचने वाली। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं भाऊ। और ये कांग्रेस और एनसीपी के चक्रव्यूह में जो फंसे हैं, और पवार ने तो पिछले दिनों एक इंटरव्यू में खुलेआम कह दिया कि 2019 में भी मैंने एक बयान दे दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के बारे में सोच रहे हैं, और मेरे उस बयान से ये मेरे चक्रव्यूह में फंस गए उद्धव ठाकरे, और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब इतना ओपनली कोई इनका सहयोगी बता रहा है कि हमने इनको उल्लू बनाया था, फिर भी ये कोई रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? नहीं, ये झटपटाहट देखे तो वो बोल रहे कि उन्होंने उल्लू नहीं बनाया, हम लल्लू बन गए। आप समझ लो, आप वो बात समझ लो कि कोई भी कितना भी क्या बोलते हैं उसको फंस जाए, तो जब बुद्धिमान होता है वो, देखो एक जॉनी लीवर की मुझे वो कॉमेडी करता था, एक कॉमेडी याद आती है, तो उसने एक बढ़िया बात बताई थी कि एक कॉमन मैन, आम आदमी होता है और एक बुद्धिमान होता है, वो एक ही सिचुएशन में अलग अलग कैसे रिएक्ट करता है। तो बोला जी। एक आम आदमी जा रहा है, केले का छिलका गिरा हुआ है, उस पर से गिर जाता है, तो पहले उठने के पहले गाली देना शुरू करता है, साले ये खाते रास्ते में डाल देते, कचरा भी कुंडी में नहीं डालते, गाली देना शुरू करता है। वो आम आदमी होता है, बुद्धिमान नहीं होता। लेकिन उसी सिचुएशन में एक बुद्धिमान टाई वाला है, कोई प्रोफेसर है, अच्छे कपड़े पहना हुआ जा रहा है और केले के छिलके से निसट कर गिर जाए, तो वो पहले क्या करेगा, इर्द गिर्द देखेगा, खुद को दुखता है, यातना हो रही, वो नहीं सोचेगा, वो मैं गिर गया है किसने देखा है कि नहीं पहले देखेगा।
और कोई देखता नहीं है ऐसा समझकर आहिस्ते आहिस्ते उठेगा और कुछ हुआ ही नहीं, इस ढंग से चलते जाएगा, 25-50 कदम आगे जाएगा और फिर जहां दुखता है वहां हाथ लगाकर यातना व्यक्त करेगा। ये बुद्धिमान होता है। तो उद्धव ठाकरे खुद बुद्धिमान बनकर खुद को पेश करना चाहते तो वो कैसे बोलेंगे कि पवार ने हमको उल्लू बनाया और हम उल्लू बन गए। और इसलिए तो अच्छा। पवार को भी कॉन्फिडेंस जो है कि हमने इनको उल्लू बनाया, वो कॉन्फिडेंट ही क्यों बोलते हैं, उनको क्यों डर नहीं है कि ऐसे बोलने से सरकार गिर जाएगी। अब तो ये फंसे है, अब तो ये फंसे है। देखो, एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी के साथ भाग जाती है तो उसके वापस जाने का रास्ता बहुत मुश्किल बन जाता है। तो शिवसेना की हालत वैसी है, कोई बुरी तरीके से आपको ट्रीटमेंट देता है फिर भी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। ये सिचुएशन में आपने खुद को लाके रखा है, तो अभी क्या करें, फिर क्या करेंगे। भाव मैं इसलिए हंस रहा था, मैं एक बयान पढ़ रहा हूं संजय राउत का। कमाल का बयान दिया है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि जब विवादित ढांचा गिरा था अयोध्या में, उस समय पूरे उत्तर भारत में शिवसेना जो है उसकी लोकप्रियता चरम पर थी। अगर उत्तर भारत में हम भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देते लड़ने का, तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं शिवसेना का होता। हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में सीटें जीतने में कामयाब हुई। और उन्होंने एक बयान इसमें आगे ये भी कहा कि हम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को नीचे से लेकर के ऊपर लेकर के आए हैं। क्या कहना चाहते हैं ये? मतलब अपनी काहिली बता रहे हैं, अपना नाकारापन, अपना नालायकपन बता रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की प्रशस्ति कर रहे हैं? नहीं देखिए, बोलने में कोई बात, छोटी बात क्यों करेंगे, बड़ी बात करो ना, उसमें क्या। कश्मीर में भी हमारी ही ताकत थी, कश्मीर तो हम यूं फटाफट ले लेते। बाबरी गिराई, वैसे पीओ के भी घुसकर काबिज कर देंगे शिवसैनिक, ये भी बोल सकते। बोलने वालों को आप कैसे रोकोगे, बोलने वालों का आप कैसे रोक सकते हो। आपको याद होगा कि 15-20 साल पहले की बात है कि कुछ हो गया तो मुशर्रफ बोलते थे कि अरे क्या बात कर रहे हो, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्या बात कर रहे हो, हमारे क्या दिवाली के पटाखे नहीं है, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, बोलते थे ना। लेकिन जब एयर स्ट्राइक हो गया उसके बाद वही मुशर्रफ बोलने लगे कि भैया पाकिस्तान, वो तो खुद तो भाग गए दुबई और वहां से बोल रहे थे पाकिस्तान में बैठे अपने ही साथियों को कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी छोड़ दो, ज्यादा बातें मत करो, हमारे पास जितने हैं उसका इस्तेमाल करने से पहले इंडिया हमको खत्म कर देगा और पीछे भागने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। जी, लेकिन जी। उस वक्त तो वो जोर शोर से हमारे कोई पटाखे नहीं है बोल रहे थे। तो मुशर्रफ और संजय राउत में फर्क क्या है? बोलने के लिए बहुत सारी बातें बोली जाती है, लेकिन जब भागने के लिए भी जगह नहीं रहती, क्योंकि आज मुशर्रफ के लिए खुद पाकिस्तान में जगह नहीं है, वो वहां गए तो पुलिस पकड़ेगी। वो खुद या तो बिल्कुल ब्रिटेन सही है। जाते, लंदन जाते, वो वापस दुबई आ जाते, लेकिन पाकिस्तान तो पहुंचते नहीं। लेकिन उस वक्त की बात अगर उनकी भाषा आप सुनो तो आपको संजय राउत के बोलने का जो बॉडी लैंग्वेज है वो सबका मीनिंग आपको समझ में आ सकता है। जी, जी। नहीं, ये अभी घोषणा करके गए थे जब राकेश टिकैत से मिले थे कि हम उत्तर प्रदेश में 50 से 100 कैंडिडेट उतारेंगे। एक भी कैंडिडेट अभी तक नहीं उतारा शिवसेना ने। ये क्या हुआ भाऊ? अगर ये उत्तर भारत में अपनी इतनी ही लोकप्रियता महसूस कर रहे थे, तो उनको तो उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा था। उसकी बात छोड़ो, गोवा में 40 उत्तर भारत दूर की बात है, उत्तर प्रदेश, गोवा में तो बिल्कुल सटा हुआ है ना। आप अगर गोवा देखो, नक्शे पर गोवा देखोगे तो गोवा में जाना है आपको तो महाराष्ट्र से अगला कदम जब आप गोवा में रखते हो
तो महाराष्ट्र में आपका जो पिछला कदम है वो शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूंसी दीपक केसरकर करके शिवसेना का एमएलए है। तो गोवा में आप 40 सीटें क्यों नहीं लड़ा रहे हो? आप गिड़गिड़ा रहे हो भैया हमको 40 में से 10 सीटें तो कम से कम दे दो, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे? तो बातें करने में कोई बात नहीं, संजय राउत तो हवा में बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं। और ऐसे जो बकवास करने वाले होते हैं उनको पालना ये तो पवार साहब की खासियत है। आपको याद होगा 2019 का चुनाव याद कीजिए, ऐसे बोलने वाले इकट्ठा करते हैं पवार और बाद में उनको किसी चीज का जो कवर होता है, बॉक्स होता है, वो कूड़े कचरे में फेंक देते, वैसा पवार साहब फेंक देते। आपको उस समय लाव रहे तो वीडियो करके राज ठाकरे बोल रहे थे, याद है ना आपको? जी जी। राहुल गांधी भी फीके पड़ेंगे, इतनी जोर शोर से राज ठाकरे बोल रहे थे। आज राज ठाकरे कहाँ है? तो 2 साल 4 साल बाद संजय राउत कहां हो गया, आप समझ सकते हो। पवार साहब ने ऐसे बहुत लोगों को इस्तेमाल करके, खिलौना करके फेंक दिया है, फेंक दिया। तो आज ये है, आज उनको लगता है कि हाँ मेरी बारी है, मैं जोर शोर से मैं ही पवार साहब का असली वारिस हूं बोलेंगे। 4 साल बाद इनको पता चलेगा ये कहां थे और कहां है, और तब इनका रोना धोना भी मीडिया दिखाने वाला नहीं है। वही मीडिया लाव रे तो वीडियो, ऐसा राज ठाकरे की सिर्फ 10 सभाएं हुई थी, लेकिन 2019 में महाराष्ट्र के लोकसभा का चुनाव आप देखें तो कम से कम 35 से 40% कवरेज राज ठाकरे को मिला था। आज राज ठाकरे है कहां? बोलिए मुझे, तो चलने दो।